हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग कल गोलीय दर्पण से या गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी तथा गोलीय दर्पणों के लिए UVF में संबंध हम लोगों ने देखा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेखीय आवर्धन, दर्पणों की पहचान और दर्पणों का उपयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेंस, ये क्या होता है? आवर्धन से तात्पर्य क्या है? ये जो नाम है आवर्धन, आवर्धन से तात्पर्य ये है वस्तुओं के आकृति में परिवर्तन, यानी कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात वस्तु के प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन हो रहा है, यह उसी का सेंस है आवर्धन। अब आवर्धन किसे कहते हैं? तो किसी दर्पण के मुख्य अक्ष से किसी दर्पण के मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है? यदि यह एक दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है AB, तो AB की लंबाई कितनी होगी? वस्तु की लंबाई O, और मान लीजिए इसका प्रतिबिंब कहीं यहां बन रहा है A1 B1, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? तो मान लीजिए मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब की लंबाई I है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष से नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी के स्मॉल m अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? गणितीय रूप में इसे कैसे लिख सकते हैं? तो रेखीय आवर्धन स्मॉल m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई, यहां पर इसको मिटाते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं। रेखीय आवर्धन स्मॉल m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि क्या? I बटा वस्तु की लंबाई, यानी कि O। इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो रेखीय आवर्धन m इज इक्वल टू I अपान O। ये होता है आपका दर्पण का रेखीय आवर्धन। यह रेखीय आवर्धन का सूत्र दोनों दर्पणों के लिए मान्य होता है, यह दोनों दर्पणों के लिए एक ही होता है। अब इस पर आधारित प्रश्न क्या होता है, एक छोटा सा प्रश्न देख लेते हैं। बाकी हम एक अलग से प्रश्न का एक वीडियो बनाएंगे, इसके बाद वाला वीडियो एक अलग से इस चैप्टर पर आधारित अंकित प्रश्नों पे होगा। लेकिन इसमें छोटा सा एक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक प्रश्न है, लिखा है कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई, एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखे वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। जो अभी आपको नीचे प्रश्न दिखेगा वही प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं। एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखे वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण द्वारा 10 सेंटीमीटर लंबाई की बनाई जा रही है, यानी कि यदि दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किसका? वस्तु का 10 सेंटीमीटर हो, तो उस दर्पण की रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, उसको आप पढ़िएगा, वही क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखे वस्तु की लंबाई कितनी है? तो रखे वस्तु की लंबाई कितनी है? तो 20 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी होगी वस्तु की, यानी कि O का मान कितना दे दिया
20 सेंटीमीटर। अब दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका लंबाई कितना दिया है, यानी कि I इज इक्वल टू कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर हमको m ज्ञात करना है। अब यहां पर आप क्या देखेंगे, एक चीज देखिए, जब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों सीधे बनेंगे तो चिन्हों के साथ अगर इसको हम लिखेंगे तो I और O दोनों पॉजिटिव होगा, उस समय रेखीय आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, रेखीय आवर्धन जब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों सीधे बनते हैं, यानी सीधे होते हैं, एक ही दिशा, मुख्य अक्ष के एक ही दिशा में होते हैं, तो रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। यदि वस्तु और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से विपरीत दिशा में होते हैं, यानी कि वस्तु अगर ऊपर की तरफ है और वस्तु यानी कि नीचे, यानी उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, तो रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि वस्तु की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर और I यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो देखिए अगर वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है और प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है 10 सेंटीमीटर पर, तो आपको पता है कि अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब और वस्तु एक ही तरफ है, प्रतिबिंब और वस्तु एक ही तरफ है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो इस समय जो आपका O होगा, वस्तु होगा, वो धनात्मक होगा और I क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इस समय जब आप m का वैल्यू निकालेंगे तो m इज इक्वल टू सूत्र में रखेंगे I का मान -10 और O का मान 20 यानी प्लस होगा। ये आपका कट के कितना हो जाएगा -1/2 या फिर 10.5। इसका मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये भी लंबाई का मात्र, ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, दोनों का मात्रक कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो हमारा रेखीय आवर्धन आएगा या -1/2 कह सकते हैं या फिर -0.5, ये होगा उस अवतल दर्पण के प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। ये छोटा सा प्रश्न है, इस पर आधारित और भी प्रश्न हैं जो हम अगले वीडियो में जिसका डिस्कस करेंगे, उसमें सिर्फ हम इससे संबंधित आंकिक प्रश्नों का ही आंकिक प्रश्नों को ही हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो ये है आपका रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो किसी दर्पण के मुख्य अक्ष से नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दर्पणों की पहचान। अब चलिए हम लोग देखते हैं, यदि मान लीजिए हमने परिभाषा पढ़ लिया, उससे बनने वाले प्रतिबिंबों को पढ़ लिया, लेकिन अगर हमको एक ही साथ 3 दर्पण दे दिया जाए, जैसे जितना हम दर्पण पढ़े हैं, समतल, उत्तल, अवतल, तीनों को दे दिया जाए और हमको कहा जाए कि पहचान कीजिए कि इसमें कौन समतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है, तो कैसे करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है दर्पणों की पहचान। दर्पणों की पहचान। दर्पणों की पहचान हम 2 तरीके से करते हैं। एक होता है स्पर्श करके, स्पर्श यानी छूकर, स्पर्श करके, और दूसरा होता है आपका प्रतिबिंब देखकर। ये बहुत ही आसान है, इसको समझना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कि आपको 3 दर्पण दे दिए गए, ठीक है, 3 दर्पण दे दिया गया आपको और पता करना है उसमें कौन समतल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है और कौन उत्तल दर्पण है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप एक स्केल लेंगे, कोई भी लकड़ी का एक स्केल ले लेंगे और तीनों दर्पणों को बारी बारी से उनके परावर्तक पृष्ठ पर स्पर्श कराएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 3 दर्पण दे दिया गया, ठीक, एक ऐसा दर्पण दे दिया जाएगा, एक ऐसा दर्पण दे दिया जाएगा और एक ऐसा दर्पण दे दिया जाएगा। और आपको एक स्केल लेना है, साधारणतः एक स्केल लेना है, यानी कि हमको स्पर्श करके पता करना है। तो हम कैसे स्पर्श करके पता करेंगे कि कौन सा दर्पण कौन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल को बारी बारी से हम तीनों दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ पर स्पर्श कराएंगे। तो देखिए जब हम इस स्केल को इस परावर्तक पृष्ठ पर स्पर्श करा रहे हैं और हम देख रहे हैं इस स्केल का प्रत्येक बिंदु दर्पण के प्रत्येक बिंदु से
स्पर्श कर रहा है, दर्पण के प्रत्येक बिंदु को स्पर्श कर दे रहा है, यानी कि यह कैसा तल है, तो बिल्कुल एक समतल है। जब स्केल का पूरा पृष्ठ दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को स्पर्श कर दे तो इस प्रकार जो दर्पण होगा वह समतल दर्पण होता है, यानी कि उसका पृष्ठ कैसा है, बिल्कुल समतल है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ये देखिए हम स्केल बना दे रहे हैं, ये स्केल जब हम स्पर्श कराए इस पर तो ये पूरा का पूरा बिंदु इस पर मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा दर्पण कौन सा दर्पण कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। ये छोटे द्वारक के दर्पणों के लिए है, सिर्फ बड़े द्वारक के दर्पणों के लिए नहीं है। अब दूसरा, हम स्केल को क्या करेंगे, इस वाले दर्पण पर हम स्पर्श कराएंगे। तो जब इस वाले दर्पण पर हम स्केल को स्पर्श करा रहे हैं तो इसका द्वारक का प्रथम और अंतिम बिंदु तो स्पर्श कर रहा है, लेकिन जो बीच का भाग है, जो परावर्तक पृष्ठ है, वो बीच का भाग स्पर्श नहीं कर रहा है। यानी जब हम ऐसे स्केल को स्पर्श कराएंगे तो पहला और अंतिम भाग तो स्पर्श कर रहा है, लेकिन बीच का भाग दबा हुआ है, जिसके कारण यह स्पर्श नहीं कर रहा है। तो यह जो दर्पण होगा वह होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। और तीसरा क्या है कि जब हम स्केल को इस दर्पण पर स्पर्श कराते हैं तो देखते क्या है हम कि इस दर्पण में दर्पण का जो दबा हुआ भाग है सिर्फ वही स्पर्श कर रहा है, दर्पण के द्वारा का प्रथम और मध्य बिंदु, यानी किनारों पर स्पर्श नहीं कर रहा है, सिर्फ कहां स्पर्श कर रहा है, बीच में स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार जो दर्पण होगा वह उत्तल दर्पण होगा। साधारण आसान सा है, स्केल को अगर हम स्पर्श कराएं, अगर पूरा स्पर्श कर रहा है तो समतल दर्पण, किनारों पर स्पर्श कर रहा है, बीच में स्पर्श नहीं कर रहा है तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और सिर्फ बीच में स्पर्श कर रहा है, उसके परावर्तक पृष्ठ के बीच में स्पर्श कर रहा है, किनारों पर स्पर्श नहीं कर रहा है, तो वो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ये हुआ आपका क्या, स्पर्श करके प्रतिबिंबों का स्पर्श करके दर्पणों की पहचान। अब दूसरा है आपका प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा दर्पण है कौन सा नहीं है। तो पहला है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के बराबर है तो वह दर्पण कौन सा होगा, समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण। बस साधारणतः अगर दर्पण में तीनों दर्पण दे दिए और तीनों दर्पण में एक दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसा है, सीधा है और क्या है, वस्तु के बराबर है, यानी कि जो उसका प्रतिबिंब है वह वस्तु के बराबर है, तो वह कैसा बन रहा है, वह कौन सा दर्पण होगा, तो समतल दर्पण होगा। यदि प्रतिबिंब यानी कि दर्पण में बना प्रतिबिंब, दर्पण में किसी भी स्थिति में अगर हम कोई दर्पण ले लिए हैं और उसके सामने कोई वस्तु रख रहे हैं, अगर उसका प्रतिबिंब उल्टा और छोटा बड़ा बन रहा है और फिर उसी वस्तु को हम दर्पण के बिल्कुल समीप लेके चले जाएं और उसका प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बन रहा है, तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। यानी कि इसमें क्या होगा कि वस्तु के स्थिति पर निर्भर करता है। अगर हम दर्पण के बिल्कुल समीप कोई वस्तु रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासी बन रहा है, और फिर उसी वस्तु को हम दर्पण से जैसे जैसे दूर ले जा रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता जा रहा है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। और तीसरा है, अगर दर्पण में वस्तु कहीं पर भी स्थित हो, उसका प्रतिबिंब सीधा और छोटा बन रहा हो, आभासी बन रहा हो, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। तो इस प्रकार से हम दर्पणों की पहचान कर लेंगे। ठीक है, अब इन दर्पणों का उपयोग क्या है। जैसा कि हम शुरू में ही आपसे पहले ही वीडियो में आपसे बताए थे कि इसका उपयोग क्या होता है, प्रकाश का उपयोग कैसे कैसे इनकी घटनाओं का उपयोग किया जाता है, तो उसमें हम आपको आज देखेंगे दर्पणों का
उपयोग, ये विज्ञान में जानना बहुत जरूरी होता है कि इसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपका दर्पणों की पहचान और दर्पणों का उपयोग एक एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। तो दर्पण का उपयोग क्या है, तो मान लीजिए हम पहला लेते हैं क्या, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, तो बड़े द्वारक और बड़े वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण का उपयोग हम शेविंग कराने में, यानी कि नाई की दुकानों में जो शीशे लगे होते हैं वो आपको देखने में समतल लगते हैं, लेकिन वो बड़े द्वारक और बड़े वक्रता त्रिज्या के क्या होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। ठीक है। दूसरा इसका उपयोग है छोटे द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग। यहां पर देखिए बड़े द्वारक का अवतल दर्पण का उपयोग क्या कर रहे थे, शेविंग कराने में, यानी कि नाई की दुकान में कर रहे थे। दूसरा क्या है, छोटे द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग हम कान, नाक, आंख और गले के अंदर प्रकाश को परावर्तित करके वहां पर प्रकाश को भेजते हैं और उसकी सहायता से हम इसके कान, नाक, आंख और गले के अंदर का चीज देख पाते हैं। इसका उपयोग डॉक्टर लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है। अगला उपयोग है जो हमारा टेबल लैंप है, जो टेबल लैंप जिससे हम पढ़ाई करते हैं, तो उसका जो शैडो होता है, यानी कि अगर बल्ब है और उसके ऊपर जो शैडो लगा होता है, लैंप के शैडो के रूप में किया जाता है ताकि कम दूरी में प्रकाश अधिक दे। अगला हमारा है अवतल दर्पण का उपयोग और किस जगह किया जाता है, तो सर्च लाइटों में। जैसे सर्च लाइटों में क्या, जैसे मोटर वाहनों के रेल इंजन में सर्च लाइटों के परावर्तक पृष्ठ के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला है हमारा उत्तल दर्पण। इसका उपयोग थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही उपयोगी है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है। जो वाहन में साइड मिरर लगे होते हैं, जो बगल बगल में, जैसे मोटरसाइकिल में दोनों तरफ शीशे लगे होते हैं, या सभी वाहनों में आपको देखेंगे दोनों तरफ मिरर लगे होते हैं, दर्पण लगे होते हैं। वह कौन से दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होता है। क्यों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में बहुत दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी सीधा और छोटा बनता है, इसलिए वहां पर हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह दूर स्थित बहुत बड़े क्षेत्र को भी कवर करके, यानी कि उसमें दर्पण में उसका प्रतिबिंब बना देता है। अगला है आपका उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण का प्रयोग और कहां किया जाता है, तो स्ट्रीट लाइटों में, जो गलियों में, बाजारों में लाइट लगे होते हैं, उस लाइट के, उन लाइटों के ऊपर जो परावर्तक पृष्ठ बनाया जाता है वह उत्तल दर्पण का होता है। वह क्यों उत्तल दर्पण का बनाया जाता है, ताकि आपको उसका प्रकाश उस ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को क्या करे, कवर करे। इसलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग स्ट्रीट लाइटों में भी करते हैं, स्ट्रीट लैंपों में भी हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपका रेखीय आवर्धन, दर्पणों की पहचान और दर्पणों का उपयोग हम लोग देख लिए। जो हमारा अगला वीडियो होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वह प्रकाश के परावर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्न होगा। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध, दर्पणों के U, V तथा F में संबंध, और आज हमने बताया रेखीय आवर्धन में M=I/O। और रेखीय आवर्धन में एक और होता है सूत्र, जैसे कि M=I/O हो गया, उसी प्रकार वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई में भी अगर संबंध हम निकालें तो ये होता है -V/U। ये रेखीय आवर्धन का एक और सूत्र होता है जो प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी के अनुपात के भी बराबर होता है। दर्पण में ये माइनस होता है। ठीक है। तो अगला वीडियो जो हमारा बनेगा वो होगा इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों के ऊपर। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में परावर्तन से रिलेटेड सभी चीजों को हम लोग डिस्कस किए। अभी जो प्रकाश के परावर्तन में हमारा न्यूमेरिक चीज आ रहा है, यानी कि 3 सूत्र हमने उसमें पढ़ा, F=R/2, 1F=1/V+1/U और M=I/O जहां U, V, F, R, M के अपने अपने संकेतों के नाम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब इस
वीडियो में हम इन पर आधारित प्रश्नों को बताएंगे, आंकिक प्रश्नों को बताएंगे, जिसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा। जो नहीं आएगा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि हमको ये चीज समझ में नहीं आया है, उसको